हेलो गाइस। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लेकर आएंगे बहुत जल्दी हिंदी का पार्ट 2 और वो आज रात तक ही अपलोड कर देंगे। तो ऐसा है प्रॉमिस, हम ले आए हैं पार्ट 2। पार्ट 1 को भी बहुत सारे बच्चों ने देखा है बट लाइक नहीं किया। पता नहीं क्यों, आप लाइक क्यों नहीं करते हो, या लाइक करने में पैसे लग रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाता है आपको। देखो यार, अगर कोई आपके लिए इतनी एफर्ट से वीडियोस बना रहा है फिर भी अगर आप लाइक तक नहीं कर पा रहे हो तो फिर ठीक है, गॉड ब्लेस यू। आइए मैं तो अपना काम कर देता हूँ। क्वेश्चन है, संक्षेपण के मुख्य गुणों का वर्णन कीजिए। संक्षेपण का मतलब क्या होता है बेटा? समराइजेशन। आपको इसमें क्या होगा बेटा, देखो दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको सामने दे रखा है कि संक्षेपण क्या होता है, इसके मुख्य गुण बताइए। दूसरा क्वेश्चन, आपको एक बड़ा पैराग्राफ दे देंगे और उस बड़े पैराग्राफ को बोलेंगे इसका संक्षेपण कीजिए। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, जब भी आप संक्षेपण लिखते हो तो वो मूल पैराग्राफ का 1/3 होता है, मतलब 1/3। इसका मतलब ये होता है बेटा कि जो अगर मेन पैराग्राफ आपको एग्जाम में 12 लाइन का दिया है, ये एग्जाम्पल है बेटा, अगर आपको पैराग्राफ 12 लाइन का दिया है वो क्वेश्चन में बोला है संक्षेपण करो उसका, तो इसका 1/3 होता है बेटा 12 × 1/3, मतलब 4 लाइन। तो आपको 4 लाइन में उस पूरे पैराग्राफ की समरी लिखना है अपनी ओन लैंग्वेज में। देखो आप इतने तो पढ़े लिखे हो कि आराम से पूरा पैराग्राफ पढ़ के समरी लिख सकते हो। बच्चों जैसी हरकतें मत करना कि ऊपर से एक लाइन लिख दो, बीच में से लिख दो, लास्ट में से लिख दो। बेटा वो छोटी क्लास में अच्छा लगता था, बड़ी क्लासेस में ऐसा अच्छा नहीं लगता है। वो आपकी ड्राफ्टिंग स्किल ही देखते हैं। तो आप पैराग्राफ पहले पढ़ के फिर उसको अपनी ओन लैंग्वेज में लिख देना। ध्यान रखना 4 लाइन से ऊपर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो 12 लाइन का है। ऐसे ही अगर 16 लाइन का होता तो हम उसका 1/3 निकाल लेते। तो जो भी लाइन हो उसका 1/3 मतलब 3 से डिवाइड कर लो और लगभग लगभग उतनी लाइन में आपको उसका संक्षेपण देना है शॉर्ट में। ठीक है, कोई बड़ा पैराग्राफ दिया आपको, मान लो पूरा आपने पढ़ा, आपको लग रहा है कि ये पूरा पैराग्राफ भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में है, भारतीय संस्कृति के बारे में है, जीवन में खेलों के महत्व के बारे में, तो आप बस उसको पढ़ो और अपने लैंग्वेज में उस पैराग्राफ को शॉर्ट में लिख दो बस। बेटा ये स्कोरिंग टॉपिक है ये वाला तो। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि संक्षेपण के गुण बताइए, तो ये देख लो बेटा, संक्षेपण का अर्थ किसी बड़े अनुच्छेद या लेख का निचोड़ निकालना है, मतलब शॉर्ट समरी तैयार करना है। गुण क्या होता है बेटा इसका? संक्षिप्तता, मूल सामग्री को 1/3 शब्दों में समेटना। देखो क्या होता है, बड़ा बड़ा पढ़ने में टाइम लगता है, शॉर्ट समरी इजीली पढ़ पाते हैं, अंडरस्टैंडेबल होती है। नेक्स्ट बेटा, स्पष्टता, जो भाषा होती है वो सरल और स्पष्ट होना चाहिए ताकि मुख्य अर्थ ना बदले। मैंने आपको बोला ना, आपको ओन लैंग्वेज में लिखना है, लेकिन जो पैराग्राफ में लिखा है वही होना चाहिए, आप उसका अर्थ बदल नहीं सकते। पूर्णता, संक्षेपण पढ़ के पूरी मूल बात समझ में आना चाहिए। ऐसा ना हो कि समरी में आपने मेन पॉइंट छोड़ दिया हो, तो जो मेन पॉइंट है वो जरूर इसमें आना चाहिए कि कोई भी इंसान समरी पढ़ के बता दे कि पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा है। निष्पक्षता, इसमें लेखक को अपने विचार नहीं छोड़ना चाहिए, केवल मूल लेखक के विचार होने चाहिए। मतलब कि जो लेखक ने लिखा है आपको उसी को लिखना है, आपको मन से इसमें कोई अपनी मन की बातें नहीं जोड़ देना है ना, कि आपको क्या लग रहा था। अपने थॉट्स अभी अपने पास रखिए, जो उसमें लिखा है उसी को आपको शॉर्ट में लिखना है। अब जो हमारा मेन पॉइंट होता है कंक्लूजन, संक्षेपण लेखन कौशल की एक महत्वपूर्ण विधा है। इसमें मुख्य बातों को पकड़ने और अनावश्यक बातों को हटाने का अभ्यास कराती है कि कौन कौन सी मेन बातें हैं उन पे फोकस करो। अगला है बेटा पल्लवन, या इसको भाव पल्लवन भी बोलते हैं, एलेबरेशन। बेटा ये संक्षेपण का उल्टा होता है। क्या समझते हो आप इससे? तो भाव पल्लवन संक्षेपण का विपरीत होता है। संक्षेपण में क्या होता है बेटा, बड़े पैराग्राफ को छोटा करते हैं। भाव पल्लवन में आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसी पे आपको बड़ा पैराग्राफ लिखना है। इसमें किसी संक्षिप्त विचार, सुक्ति या लोकोक्ति को विस्तार दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक लाइन लिख दी, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, ये लाइन लिख दी मैंने आपको। अब बोला है इसका पल्लवन कीजिए, मतलब आपको इस लाइन को अब डिस्क्राइब करना है अपनी लैंग्वेज में। या फिर मैंने आपको बोल दिया जैसे दूर के ढोल सुहावने होना, और ऐसा कोई भी आपको लोकोक्ति दे देंगे, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, काला अक्षर भैंस बराबर, ऐसा कोई भी लोकोक्ति दे सकते हैं, मुहावरा दे सकते हैं, कोई एक लाइन दे सकते हैं, और आपको उसी लाइन के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है अपनी लैंग्वेज में।
ठीक है। तो पल्लवन की विशेषता क्या होती है? पहला, विस्तार, मूल वाक्य के अर्थ को उदाहरण, तर्क के माध्यम से समझाना। भाषा, इसकी भाषा प्रभावशाली और प्रवाहमयी होना चाहिए, मतलब पढ़ के एक फ्लो में होना चाहिए, वो ऐसा नहीं कि ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ भी चल रहा है। प्रॉपर इंट्रोडक्शन से कंक्लूजन की तरफ आना चाहिए पैराग्राफ। मौलिकता, इसमें अपने विचारों को तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है, मतलब जो लाइन लिखी है उसमें आप अपनी रीजनिंग लगा के, अपनी तर्क शक्ति लगा के उसको डिस्क्राइब कर सकते हो अपनी ओन लैंग्वेज में। जैसे कि मैंने आपको बताया, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, तो आप इसमें लिख सकते हो कि हमारी माता और हमारी मातृभूमि हमारे लिए सबसे महान होती है, क्योंकि माता हमें जन्म देती है, जीवन जीना सिखाती है, वैसे हमारी मातृभूमि भी जो है वो हमें पालती है, जीवन जीने के लिए साधन देती है। इस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, जो भी आपके थॉट्स होते हैं। अर्थबोध, मूल सूक्ति का जो गहरा अर्थ है उसे स्पष्ट करना ही पल्लवन का मुख्य कार्य है। जो मेन स्टेटमेंट है उसी के अर्थ को बस डिटेल समझाना है अपने को। यह प्रक्रिया, इससे हमारे लेखन में गहराई आती है, हमारी तार्किक क्षमता, रीजनिंग कैपेसिटी बढ़ती है, जो भी विश्लेषणात्मक प्रश्न होते हैं उनको हल करने में मदद करती है। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़ के जो रीजनिंग करना होती है ना, उन क्वेश्चन में ये बहुत हेल्प करती है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द रचना के आधार पे शब्दों के प्रकार बताओ। शब्द रचना के आधार पे शब्दों के मुख्य 4 भागों में बांटा है। शब्द रचना के आधार पे कितने भागों में? 4 भागों में। बेटा ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, तो आप इसको बिल्कुल आराम से शांति से पढ़ सकते हो। पहला, तत्सम शब्द, जो संस्कृत के मूल शब्द हैं। तद्भव शब्द, जो संस्कृत से हिंदी में आकर बदल गए हैं। ग्रह को घर बोलते हैं, दधी को दही बोलते हैं। इसके बारे में हम पहले डिफरेंस पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब 2 और के बारे में पढ़ लेते हैं, वो होते हैं देशज शब्द और विदेशी शब्द। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो स्थानीय बोलियों से हिंदी में आए हैं। जो हमारे आसपास की बोलियां हैं ना, अलग अलग बोली लोग बोलते हैं अलग अलग क्षेत्र में, तो उनसे जो शब्द आए हैं उनको बोलते हैं। जैसे लोटा, खिड़की, कवाड़, ये शब्द होते हैं जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली। ये बोली है बेटा, हमारे मालवा की बोली अलग है, जैसे इंदौर में तो हम थोड़ी अलग ही अपनी बोली यूज़ करते हैं, ब्याह राम, है ना। हम तो पोहे को भी पोहे बोल देते हैं, तो हमारी तो बात अलग ही है। विदेशी शब्द जो अन्य भाषा, इंग्लिश, अरबी, फारसी से आए हैं, जैसे स्कूल, आईना, ये शब्द जो होते हैं अरबी शब्द या फिर फारसी शब्द या फिर जो हमारे उर्दू वाले शब्द होते हैं जो हम प्रयोग करते हैं, इन शब्दों का उचित मिश्रण ही हिंदी को जीवंत समृद्ध भाषा बनाता है। हिंदी को व्याकरण के साथ शुद्धता के साथ लिखना, इनका ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए बेटा। कई बार हमको मात्रा का ज्ञान नहीं होता है, शब्दों का ज्ञान नहीं होता है, सही अर्थ का ज्ञान नहीं होता है, तो वो बहुत ज़रूरी शब्द है। ठीक है। अब जैसे बोली अलग है बेटा, बोली और भाषा की, यहाँ भाषा की बात कर रहे हैं ना, यहाँ हम बात कर रहे हैं भाषा, व्याकरण सम्मत होना चाहिए। बोली का व्याकरण से कोई संबंध नहीं है बेटा, क्योंकि बोली तो हम अपने तरीके से बोल देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हम इंदौर में अलग ही बोली बोलते हैं, पोए, ट्रक को टिरक बोल देते हैं लोगों तो अलग अलग भाषा है। खैर अभी अपन हिंदी का पेपर है तो हिंदी भाषा की बात करेंगे, ना कि बोली की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द का भाषा में क्या महत्व है। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जो समान अर्थ प्रकट करते हैं या समान अर्थ रखते हैं। देखिए, एक तो ये क्वेश्चन हो गया सीधा सीधा आपके पास। दूसरा क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कोई शब्द दे दिया आपको और उनके आपसे पर्यायवाची पूछ लिए। बेटा ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं इसमें। पर्यायवाची शब्द आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, वही आग का पर्यायवाची, राजा का पर्यायवाची, जंगल का पर्यायवाची, पानी का पर्यायवाची, ऐसे मतलब कॉमन पर्यायवाची ही पूछते हैं जो आप बता सकते हो, तो वो क्वेश्चन आ सकता है। या फिर ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको लिख के दिया है। इसका महत्व क्या है? शब्दकोश में वृद्धि, ये हमारी शब्दावली को समृद्ध करता है। जब हमारे पास एक शब्द के लिए बहुत सारे शब्द होते हैं तो कहीं ना कहीं उससे हमारा इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ता है, शब्दावली मजबूत होती है। पुनरावृत्ति से बचाओ, एक ही शब्द को बार बार लिखने से बचने के लिए पर्यायवाची शब्द को रोचक बनाते हैं। जैसे देखो, आपको मान लो आंसर लिखना है और आपको ज़्यादा वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, उसी लाइन को आप चाहते हो कि 2-3 बार रिपीट कर दूं, लेकिन आप अगर सेम वर्ड रिपीट करोगे तो एग्जामिनर पकड़ लेगा
तो उसमें क्या होता है, अपन अगर उसके पर्यायवाची शब्द पता है, अपने को सिनोनिम्स पता है, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स को फीचर्स भी बोलते हैं, इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। विशेषता, महत्व, जैसे महत्व है तो महत्व को इंग्लिश में एडवांटेज बोलते हैं, इम्पोर्टेंस बोलते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती है, सिनोनिम्स होती है, कई बार लिखने में अच्छा हो जाता है। महत्व को लाभ भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, एक शब्द बार बार लिखने से बचते हैं हम। सटीकता, लेखन में अभाव के अनुसार या लेखन में भाव के अनुसार सही शब्द चुनने का विकल्प देते हैं। पर्यायवाची जो होते हैं बेटा, कहीं ना कहीं वो हमको हेल्प करते हैं कि हम सही वर्ड चूज़ करें। जैसे जल के लिए नीर, वारी, तोय, ये शब्द पर्यायवाची है। सौंदर्य के लिए साहित्य को अधिक प्रभावशाली और कलात्मक बनाते हैं पर्यायवाची शब्द। जितना अच्छा पर्यायवाची शब्द आप यूज़ करते हो उतना ही वो अट्रैक्टिव लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में थोड़ी लास्ट लाइन है, इनका प्रयोग करने से भाषा में निखार आता है और लेखन अधिक प्रभावशाली बनता है। अगला प्रश्न, धर्म की भारतीय अवधारणा स्पष्ट कीजिए। भारतीय दर्शन में धर्म का अर्थ किसी संप्रदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि धर्म का मतलब धारण करने योग्य नियमों का नाम है। मतलब धर्म मतलब ऐसी चीज़ जो हम धारण कर सकें। इसकी अगर अवधारणा के बारे में बात करें कि धर्म के बारे में भारत की अवधारणा क्या है, पहला कर्तव्य पालन, अपना कार्य निष्ठा से करना ही धर्म होता है। हमारे यहाँ हम ये मानते हैं कर्म ही धर्म है, अपना कार्य करो तो काम ही धर्म के समान होता है। नैतिकता, सत्य, अहिंसा, करुणा, परोपकार को धारण करना, ये भी धर्म होता है। हमेशा सत्य का पालन करो, अहिंसा, कभी भी हिंसा नहीं करना है, मारपीट नहीं करना, अहिंसा को फॉलो करना है, करुणा, लोगों के प्रति दया रखना है, परोपकार रखना है। तो ये होता है बेटा नैतिक मूल्य अपने पास धारण करना। मानवता, वेदों में मानव धर्म को सर्वोच्च माना गया है, तो इसलिए सभी प्राणी की कल्याण करने की कोशिश करना चाहिए। आपने सुना होगा कि मानव में भगवान बसते हैं, हमारे अंदर भगवान का वास होता है, उसी तरीके से हर मनुष्य में भगवान का वास होता है। तो कहीं ना कहीं हो सके, जितना हो सके लोगों की हेल्प करना चाहिए। समन्वय, भारत में विभिन्न धर्मों का मूल लक्ष्य अंततः एक ही है, आत्मा का उत्थान करना और शांति की प्राप्ति करना। लगभग सारे धर्म, रिलीजन इसी को फॉलो करते हैं। अतः धर्म भारतीय संस्कृति की वह रीढ़ है जो मनुष्य को एक उच्चतर जीवन जीने की प्रेरणा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैतवाद की मुख्य विशेषता बताइए। तो बेटा आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैतवाद भारतीय दर्शन का एक मुख्य सिद्धांत है। क्यों है बेटा, अब वो हम समझते हैं उसकी विशेषता। अद्वैतवाद की विशेषता क्या होती है। पहला, ब्रह्म सत्यम जगन्य मिथ्या, केवल ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, बाकी जो जगत है वो मिथ्या है, मतलब संसार एक माया और भ्रम है, ऐसा इनका मानना है। मतलब ईश्वर ही परम सत्य है, बाकी सब कुछ मोह माया है। अभेद भाव, जीव और परमात्मा अलग नहीं है, दोनों का स्वरूप एक ही है। अपन ने पता ना, आत्मा परमात्मा सब एक ही होते हैं, सभी जीवों के अंदर भगवान निवास करते हैं। ज्ञान का महत्व, अविद्या के नाश के लिए आत्मज्ञान ही एकमात्र मार्ग है। अगर आप जो अविद्या है, अशिक्षा है, उसका नाश करना चाहते हो तो आत्मज्ञान, हमेशा आत्मज्ञान के रास्ते पर चलो। देखो हमारा मन हमेशा हमें सही चीज़ बताता है। कभी अगर आप कुछ गलत काम भी कर रहे होगे तो आपको मन में रियलाइज़ हो जाता है कि ये मैं सही नहीं कर रहा हूँ। बस ये कि हम उस बात को सुनते नहीं, इग्नोर कर देते और कुछ नहीं। शांति का संदेश, जब हमें यह बोध हो जाता है कि सब में ही ब्रह्म है तो द्वेष समाप्त हो जाता है। जब हमको एहसास होता है कि सभी लोगों में कहीं ना कहीं भगवान का अंश है तो फिर हमारे मन में गुस्सा, जलन, द्वेष सब खत्म हो जाता है। उनका दर्शन हमें आत्मचिंतन की ओर ले जाता है और संसार की नश्वरता को समझने में मदद करता है। यह हमें हेल्प करता है जानने में कि संसार जो है ना नश्वर है, एक ना एक दिन संसार का विनाश हो जाएगा। तो ये हमें आत्मचिंतन की ओर ले जाता है कि हमें सोचना चाहिए हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न धर्मों में निहित दार्शनिक समानता को बताइए। भारत में बहुत सारे अनेक धर्म है बेटा, तो उनमें दार्शनिक एकता या समानता है। क्या समानता है सभी धर्मों में? अहिंसा। सभी धर्मों ने अहिंसा को परम धर्म बताया है। अब बेटा देखो, कोई बच्चे प्लीज़ किसी धर्म को लेकर कमेंट मत करना, पेपर है हमारा, हमको उसके लिए पढ़ना है। धर्म जात पात से अभी हमें
कोई मतलब नहीं, एग्ज़ाम देने जाना है अच्छे से। कर्मफल, सभी धर्म ये मानते हैं कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आपको तो पता है, हमारा गरुड़ पुराण में ही बताते हैं कि अगर फल आप जो कर्म गलत करोगे तो गरुड़ पुराण के अनुसार सज़ा मिलती है ना। हम तो मानते हैं, खैर बाकी जो नहीं मानना चाहे उनकी मर्जी। सत्य और त्याग, सत्य की विजय और मोह का त्याग हर धर्म का संदेश है। सभी धर्म ये मानते हैं कि जो सत्य है उसी की जीत होती है और आपको अपने मोह को त्यागना पड़ता है, तभी आप आगे बढ़ पाते हो लाइफ में। शांति और करुणा, सभी धर्मों के केंद्र में जीवों के प्रति करुणा और शांति की बात करी है। कंक्लूजन, यही वैचारिक समानता भारत की असली ताकत है, जो विभिन्न मतों के होते हुए भी इसे एक धागे में पिरोती है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि मैं आपको समरी कराऊंगा, जो समरी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी, ताकि कोई भी क्वेश्चन बने तो आप समरी में से उसका आंसर लिख सको। और कवि परिचय भी आपको बताने वाला हूँ, ताकि एक भी नंबर आपका गलत ना हो। मैं पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ। आपको भी जल्दी से, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है, लाइक कर दो। ये आपके लिए एक्स्ट्रा जो मैं बताने वाला हूँ एक्स्ट्रा टिप है, ताकि आपके बिल्कुल मार्क्स ना कटें, हिंदी में आप अच्छा स्कोर कर सको। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ। हम आगे बढ़ते हैं, हमारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर यू। धर्म से जुड़ी एक बात के लिए बता दूं आपको मैं, एक बार आप हिंदू धर्म के बारे में अपनी जो भी नोट्स है उसमें से पढ़ लेना। हिंदू के साथ में बौद्ध धर्म के बारे में ज़रूर पढ़ लेना। हिंदू और बौद्ध धर्म, इनमें से आपको आ सकता है हिंदू और बौद्ध धर्म, और अगर मुस्लिम धर्म के बारे में भी आप एक बार रीड कर सकते हो। हिंदू और बौद्ध ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ना। इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। ये वही कवि हैं जो आपके सिलेबस में हैं। इनका जन्म 1886 में चीरगांव झांसी में हुआ था। योगदान क्या है बेटा इनका? इन्होंने खड़ी बोली हिंदी को कविता की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, पौराणिक कथाएं और देशभक्ति का बहुत महत्वपूर्ण संगम है। इनकी प्रमुख कृतियाँ, इनको रचनाएं भी बोलते हैं बेटा, साकेत, यशोधरा, भारत भारती और पंचवटी। ये अच्छा, पंचवटी इनका खंड काव्य है जो फेमस है, खंड काव्य। विशेषता क्या है इनकी रचनाओं की? इनकी भाषा सरल होती है, सुबोध है और ओजपूर्ण है। इतना कर लो, सफिशिएंट है। अगर आपको इनका जीवन परिचय लिखने को आ जाए तो भी आप इतना लिख सकते हो। रचनाएं सबकी याद रखना है आपको। जल्दी से हम देखते हैं सेकंड। देखो, मेरा मकसद ये है कि आपके नंबर ना कटें बस। सेकंड है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला जी छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं। इनका जन्म 1899 में हुआ। इन्होंने हिंदी कविता को मुक्त छंद प्रदान किया है बेटा। मुक्त छंद, जहाँ पर छंदों के नियम नहीं होते, इतनी ज़्यादा फ्रीली होते हैं वो। इनका जीवन संघर्षों से भरा था और इनकी रचनाओं में ये झलकता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ, रचना कौन कौन सी है? परिमल, गीतिका, अनामिका, सरोज स्मृति, ये इनकी प्रमुख रचना है। विशेषता, इनकी रचनाओं में विद्रोह, प्रकृति प्रेम और मानवीय करुणा का भाव है। वेरी इंपॉर्टेंट। मुंशी प्रेमचंद जी, इन्हें उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट कहा जाता है। इनका जन्म 1880 में वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। साहित्य में योगदान, इन्होंने हिंदी कहानी को यथार्थवाद के धरातल पर खड़ा किया है। किसान और शोषित वर्ग की समस्याओं को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है, प्रमुखता दी है। इनकी कृतियां हैं गोदान, गबन, कर्मभूमि, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी, जो आपकी बुक में ही है। इनकी विशेषता, सरल और मुहावरेदार भाषा, समाज का यथार्थ चित्रण। ये कोशिश करते हैं कि समाज को अपना आईना दिखाया जाए। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी के महान आलोचक और निबंधकार हैं। इनका जन्म 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। इन्होंने हिंदी साहित्य का सुव्यवस्थित इतिहास लिखा है। शुक्ल युग के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो इन्हीं के नाम पे उस युग का नाम शुक्ल युग रखा गया है। आपने 10th-12th में पढ़ा होगा। इन्होंने निबंध को अत्यंत गंभीर और तार्किक तरीके से लिखा गया है। इनकी कृतियाँ चिंतामणि, निबंध संग्रह मतलब भाग 1 भाग 2 दोनों, और हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी प्रमुख रचना है। विशेषता क्या है बेटा? परिमार्जित, गंभीर
और विश्लेषणात्मक भाषा, मतलब विश्लेषण करने वाली भाषा। नेक्स्ट शरद जोशी, आधुनिक व्यंग्य के शिखर पुरुष। इनका जन्म 1931 में हमारे उज्जैन में हुआ। आम आदमी की समस्या और प्रशासनिक विसंगतियों को व्यंग्य के माध्यम से इन्होंने उजागर करा है। इनकी रचनाएं जीप पर सवार इल्लियाँ, यत्र तत्र सर्वत्र और अफसर। विशेषता, तीखा और धारदार व्यंग मारते हैं किसी भी टॉपिक पे। मतलब कि व्यंग का मतलब होता है बेटा बातों को इस तरीके से प्रकट करना कि सामने वाले तक वो बात पहुंच भी जाए इनडायरेक्टली और चुप भी जाए उसको। आज की बोलचाल की सरल भाषा जो हर किसी को पढ़ने में समझ में आती है। तो ये थे आपके पांचों राइटर और उनकी रचनाएं। अब जल्दी से हम चैप्टर की समरी देख लेते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। तो ये ले आए हैं हम आपके लिए पाठ और कविता का विस्तृत सारांश, जो एग्जाम में बहुत बहुत काम आता है, आप सबको पता है। मातृभूमि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मातृभूमि कविता में देशभक्ति और कृतज्ञता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कृतज्ञता मतलब अपने कर्म के प्रति आगे बढ़ना। इसमें कवि ने भारत भूमि के प्रति अपने अगाध प्रेम को व्यक्त करा है कि वो अपनी मातृभूमि से कितना प्रेम करते हैं। कवि ने अपनी मातृभूमि को केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं बताया कि सिर्फ मातृभूमि सिर्फ एक भौगोलिक नक्शा या मैप है, बल्कि उसे पूजनीय माता के रूप में भी देखा है। मानते हैं ना कि हमारी धरती हमारी माँ के रूप में है। वे कहते हैं कि हे मातृभूमि, तुम ही संसार की जननी हो, मतलब तुमने ही संसार को जन्म दिया है, जिसने हमें अन्न जल वायु जीवन प्रदान किया है। हमारे शरीर का प्रत्येक कण तुम्हारा ही दिया हुआ है। मतलब हम जैसे हमारी माता कैसी होती है, वही हमें अन्न जल वायु जीवन प्रदान करती है। ये सब हमें प्रकृति ने, हमारी मातृभूमि ने दिया है। इस कविता का मूल भाव ये है कि जिस धरती ने हमें हमारा पालन पोषण किया है, हमें बड़ा किया है, उसके प्रति हमारा अटूट प्रेम और कर्तव्य होना चाहिए। कवि कहते हैं कि भाई जो हमें सब कुछ दे रहा है उसके प्रति हमारा प्रेम और कर्तव्य दोनों होना चाहिए। कवि कहता है कि हम सब तुम्हारे ऋण से बंधे हुए हैं। जो आपने हमें दिया है वो आपका हमारे ऊपर कर्ज है और हम अपनी पूरी शक्ति से उस आपका सम्मान करते हैं। ये कविता न केवल भारत की महत्ता को बताती है, बल्कि भारतीयों में जो अपने राष्ट्र के प्रति गौरव और सेवा की भावना है उसको भी दर्शाती है। ये पाठ हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि मातृभूमि की सेवा सबसे बड़ा धर्म है और उसके प्रति कृतज्ञ होना हर नागरिक का प्रथम कर्तव्य। कि हमें हमारे देश के लिए कभी भी कुछ करने का मौका मिले तो पीछे नहीं हटना चाहिए। वो हमारा परम धर्म है और उसको पालन करना भी हमारा परम कर्तव्य है। अगला है बेटा भारत वंदना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है ये। निराला जी की जो कविता है भारत वंदना, वो भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में बताता है, उसकी वर्तमान स्थिति को बताता है और भविष्य की संभावनाओं का एक ओजस्वी चित्रण किया उन्होंने। कवि भारत को विश्व की जननी के रूप में संबोधित करता है। ऐसा माना जाता है बेटा पूरे विश्व में सबसे पहला या सबसे आधुनिक जो था वो भारत था। कविता में भारत की प्राकृतिक संपदा, भारत में सभी प्रकार की प्राकृतिक औषधियां, फल फूल वन पशु पक्षी सब कुछ मिलते हैं बेटा। हिमालय की अजय ऊंचाई, गंगा की पवित्रता का गुणगान किया है। उन्होंने बताया कि एक तरफ हमारा हिमालय जो एक अजय, जो हमें ठंडी हवाओं से बचाता है, गंगा नदी की पवित्रता का गुणगान करा है कि गंगा नदी जो है जिसे हम माता के रूप में पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका भी उन्होंने गुणगान किया है। निराला जी भारत के उन महान संतों, वीरों और विद्वानों को नमन करते हैं जिन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाया था। इस कविता का संदेश ये है कि भारत का अतीत तो बहुत स्वर्णिम था, गौरवशाली इतिहास था भारत का। भारत को पहले सोने की चिड़िया भी कहा जाता था और भारत का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता था पहले। और वर्तमान में हमें उसी गौरव को फिर से प्राप्त करने की आवश्यकता है। कवि भारतीयों से यह आह्वान करते हैं कि हमें आलस छोड़ना है, राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए एकजुट होना है। ये कविता सिर्फ एक स्तुति नहीं है, बल्कि लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाने वाला एक मंत्र है। ये कविता याद दिलाती है कि हम एक ऐसी संस्कृति के वारिस हैं जो बहुत महान है और हमें उसकी मानवता, प्रेम और ज्ञान की हमेशा रक्षा करना है। बहुत आसान था, इजी था। एक बार कुछ नहीं तो आप सुनी लोगे हैंड फ्री लगा के इसको, तो आपको माइंड में बैठ जाएगा और लिख के आना है आपको। शतरंज के खिलाड़ी
मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी गई है। मुंशी प्रेमचंद्र की शतरंज के खिलाड़ी ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित एक मार्मिक व्यंग है। यह कहानी लखनऊ के नवाबों की विलासी और अकर्मण्य जीवन को दर्शाती है। इसके बारे में मैंने समझाया था आपको पहले भी क्वेश्चन आंसर में कि ये जो कहानी है लखनऊ के नवाबों के बारे में बताया है, कैसे वो शतरंज के खेल में दिन भर डूबे रहते थे और जो उनका कर्म था, जो काम था, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। दो जागीरदार मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली दिन रात शतरंज के खेल में इतने डूब गए कि उनने बाहर की दुनिया की परवाह ही नहीं करी, जबकि देश के शासक वर्ग की ऐसी हालत थी। ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे देश के शासन को हथिया रही थी। प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से सामंतवादी व्यवस्था पर तीखा प्रहार करा है। ये कहानी जो है वो हमें ये दिखाती है कि कैसे सत्ता के मध्य में डूबे हुए शासक अपने सुख के लिए देश की स्वाधीनता मतलब इंडिपेंडेंस का भी सौदा कर देते हैं। और अंत में जब अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह को कैद कर लिया तब भी वो शतरंज के खेल को लेकर लड़ रहे थे। तो ये कहानी हमें चेतावनी देती है कि समाज और उसके शासक अगर अभी भी अपने कर्तव्यों का ध्यान नहीं दे, उदासीन हो जाएं, तो उस राष्ट्र का पतन होना निश्चित है। तो ये कहानी बताती है कैसे देश प्रेम की कमी थी और सामाजिक पतन का एक जीवंत दस्तावेज है ये कहानी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा उत्साह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया। उत्साह जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक निबंध है जो हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण माना जाता है। उत्साह चैप्टर में उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि उत्साह केवल खुशी का नाम नहीं है, लेकिन जो हमें आनंद मिलता है कर्म करने में, उनका एक अद्भुत मिश्रण है। शुक्ल जी का यह मानना था उत्साह के लिए किसी को कठिन लक्ष्य के प्रति संकल्प या पूरा करने की खुशी का होना अनिवार्य है। अगर आप किसी कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्प धारण कर लेते हो और उसको पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करते हो, तो उससे आपको जो खुशी मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स होती है। बिना किसी डर या आलस्य के कार्य में कूद पड़ना ही सच्चा उत्साह है। डरे बिना, बिना आलस करे कोई काम में बिल्कुल मन लगा के डूब जाना कि हार जीत होती रहेगी, अभी तो हमको काम करना है, उससे जो खुशी मिलती है वो सच्चा उत्साह है। उन्होंने उत्साह को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। युद्धवीर जो लड़ाई में उत्साह दिखाए। बेटा युद्धवीर वो होते हैं जिन्हें युद्ध के मैदान में अपना कौशल दिखाने में बहुत ही ज़्यादा उत्साह मिलता है, भले ही उन्हें अपने प्राण न्यौछावर करना पड़े। दानवीर जो दान करने में बिल्कुल संकोच नहीं करते, जैसे दानवीर कर्ण कुछ भी दान कर दें उन्हें उस दान करने में उत्साह की प्राप्ति ही होती है। दयावीर जो संकट में दूसरों की मदद करने का साहस दिखाए। अगर दूसरा व्यक्ति संकट में है, परेशानी में है, तो दयावीर उनकी कुछ भी करके सहायता करने का प्रयास करता है। तो ये 3 श्रेणी में उन्होंने उत्साह को बांटा है। ये निबंध सिंपल सा हमें संदेश देता है कि मनुष्य को अपने जीवन में जो भी परेशानियां आ रही, चुनौतियां आ रही है, उनका सामना उदास होकर नहीं करना है, आनंद के साथ करना है। यह निबंध आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मानता है। इनका कहने का मतलब यह है कि जो आलसी मनुष्य है ना, वो खुद ही अपने आप का सबसे बड़ा शत्रु है और कार्य कुशलता को जीवन की सफलता की कुंजी बताता है। कभी भी इंसान को कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। छात्रों के लिए यह निबंध अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना और हमेशा उत्साह के साथ कार्य करने का संदेश देता है। तो ये था आपके लिए आपका उत्साह चैप्टर। अब है चैप्टर 5 अफसर, शरद जोशी का। शरद जोशी का व्यंग अफसर भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था, जिसको हम नौकरशाही भी कह सकते हैं, की एक कड़वी पर सत्य तस्वीर पेश करता है। ये कहानी में इन्होंने दिखाया है कि सरकारी कार्यालयों में काम से अधिक अफसर जो है वो अपनी मर्जी के महत्व को फॉलो करवाते हैं। अफसर जो चाहते हैं वही होता है अक्सर सरकारी कार्यालयों में, ऐसा शरद जोशी जी का मानना है। अफसर के आते ही दफ्तर का वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। कर्मचारी अपनी ईमानदारी छोड़ के चापलूसी में लग जाते हैं, मतलब उनके आगे पीछे घूमना, चमचागिरी करना। यहाँ अफसर केवल एक व्यक्ति नहीं है
बल्कि अफसर का मतलब होता है एक पद, जिसे सत्ता का नशा हो गया है। कोई ऐसी प्लेस पे बैठ गया है, उसको उस प्लेस का इतना घमंड है कि वो उसी में चूर रहता है दिन भर। शरद जोशी जी व्यंग करते हुए कहते हैं कि कैसे चापलूसी करने के लिए लोग अपनी नैतिकता और इंसानियत को भी भूल जाते हैं। ये कहानी जो है वो सरकारी व्यवस्था में जो अकर्मण्यता मतलब आलस फैला हुआ है, भ्रष्टाचार करप्शन वगैरह फैला है, फाइलों के ढेरों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि फाइल के ढेर पर ढेर इकट्ठे होते जा रहे हैं और काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अफसर की उपस्थिति में सब डरे हुए सहमे हुए नजर आते हैं, जो व्यवस्था में फैले डर को दिखाता है कि किस तरह लोग अपने अफसर से डरते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं, वो बता ही नहीं पाते उनको कि वो गलत कर रहे हैं। यह व्यंग हमें बताता है कि कैसे सत्ता के गलियारों में मानवीय संवेदना खो जाती है। शरद जोशी ने हंसाते हुए भी हमें यह सोचने पर मजबूर किया है, जब तक व्यक्ति अपनी ईमानदारी नहीं बचा पाएगा तब तक इस व्यवस्था में सुधार संभव नहीं है। तो ये थे आपके हिंदी के पार्ट 2। इसके पहले मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ। जो बच्चे सीधे पार्ट 2 देख रहे हैं उनको बता दूं मैं, पार्ट 1 इसके पहले अपलोड हो चुका है, उसको ज़रूर देखिएगा। पार्ट 1 और 2 अगर आप पूरा कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपका हिंदी का पेपर बहुत बहुत अच्छा जाएगा। सब कुछ इन्हीं 2 पार्ट्स में से आने वाला है एग्जाम में। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहीं पे आपको इंग्लिश की भी और अंडरस्टैंडिंग इंडिया की भी वीडियोस मिल जाएंगी। ऑल द बेस्ट।